फिल्मों में तो बहुत सुना है, देखा है कि एक ही माँ के पेट से निकले दो बच्चे एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनका एका हो जाता है और बहुत प्रेम और स्नेह की वर्षा शुरू हो जाती है और बड़ा क्लाइमेक्स बड़ा सुंदर हो जाता है, आनंद आ जाता है। लेकिन जब भाषा के स्तर पे जब कोई बातचीत होती है तो खासतौर से भारत के संदर्भ में बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। हम बातचीत कर रहे हैं संस्कृत और अरबी को लेकर के। अरबी और संस्कृत की माँ एक ही है, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे बोलने का अंदाज हो, चाहे उसके व्याकरण हो या अपनी संप्रेषणता की बात हो। अरबी उतनी ही मजबूत है जितनी संस्कृत। ये हमें नहीं पता है, ये बता रहे हैं नसीम सिद्दीकी जी। पीएचडी अरबी में किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है संस्कृत को। बेहतर तरीके से समझ सकते हैं ये कि संस्कृत और अरबी में क्या है। बहुत लंबी समय तक लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने भाषा और अरबी में प्रोफेसर रहे हैं, हमारे बीच में हैं। मैं समझना चाहता हूं कि अरबी और संस्कृत के बीच रिश्ता क्या है। दोनों का साहित्य जो है बहुत रिच है। अगर वास्तव में पढ़ा जाए साहित्य को तो सद्बुद्धि आएगी, इसलिए कि दोनों ने अपने दैनिक जीवन को जी रेखांकित किया है। अरबी के लिए यह है कि उनके तो कबायली संगठन ही उनके समाज का आधार है और भारत में सामाजिक आधार जो है वो एक परिवार है। लेकिन दोनों अपने 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 संस्कृति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते कभी भी। चाहे भारतीय हो या अरब का कोई रहने वाला हो, वो अपनी परंपराओं, अपने आचार व्यवहार से पहचान लिया जाता है कहीं भी। कैसे संस्कृत बेहतर करते हैं या अरबी? नहीं, कंपैरिजन तो किया नहीं जा सकता, इसलिए कि दोनों के अपनी अपनी परंपराएं हैं। यहाँ अतिथि देवो भव है, तो उनके यहाँ भी मेहमान बहुत ज़्यादा उसका सम्मान किया जाता है। अगर किसी शत्रु ने भी शरण ले ली है और वो मेहमान बन गया है तो फिर उसके विरुद्ध वो नहीं जा सकते हैं। यहाँ दोनों एक हैं, इसलिए कि मेहमान मेहमान होता है, वो किस धर्म का है, वो विपक्ष का है या पक्ष का है, शत्रु है या मित्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने बताया कि दोनों की भाषाएं एक जैसी हैं, एक व्याकरण के स्तर पे कैसे देखेंगे इसको? जो व्याकरण की परिपाटी है वो दोनों की लगभग एक है। किसी की जो शब्द बनते हैं वो क्रिया से ही आरंभ होते हैं जी। अरबी में भी और संस्कृत में भी। पठ से ही सब कुछ बनेगा, वैसे ही ज़हाबा से ही सब कुछ बनेगा। यानी ज़हाबा माने जाना और पठ माने पढ़ना, तो उसी से बनेगा पढ़ने वाला, पढ़ने का स्थान और पढ़ने का आधार, पढ़ने की पुस्तकें, सब उसी से बनेंगे। फारसी ने यहाँ पर बहुत आधिपत्य स्थापित कर दिया था भारत में, अरबी नहीं कर पाया, क्यों? आपने संस्कृत पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और अरबी पर पीएचडी की है। दोनों भाषाओं में बेहतर आप किसको मानते हैं? अपने अपने स्थान पर दोनों बेहतर है। किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई कमी है। नहीं, लेकिन हमारे पास जो प्रश्न दूसरे हैं। हाँ। क्योंकि संस्कृत यहाँ की राजभाषा नहीं है और लोक भाषा भी नहीं है, जबकि अरबी में राजभाषा भी है और लोक भाषा भी है। तो ये कैसे होता है कि लोकप्रिय हो जाते हैं और राजभाषा में हो जाते हैं, जबकि भारत में संस्कृत जो है वो केवल कर्मकांडी और या ब्राह्मणों तक ही सीमित? भी यहाँ की राजभाषा तो कभी भी नहीं थी। हाँ। ना आज है, ना अंग्रेज, ना बाबर के समय में थी। हाँ। ना उससे पहले के मुसलमान शासकों के समय में थी। जी। पर्शियन हुई है यहाँ तो राजभाषा। हाँ। और पर्शियन अरबी के बाद आई। लेकिन बाबर आया था वो तो फरगाना से आया था। हाँ, फरगाना तो से अपनी भाषा तो उन्हें थोपी नहीं। वो तो काबुल से आया था। हाँ, काबुल से आया था। इधर से आया था, अफगानिस्तान से। हाँ, तो वहां से कल्चर लेकर के तो नहीं आया। वो अपना कल्चर तो लाया ही होगा, या ऐसा तो है नहीं बगैर कल्चर के। लेकिन उस जिमाश में हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, वही कल्चर का प्रोडक्ट तो उर्दू है। वो वही है जो
बाहर वालों ने यहाँ आकर इनसे मिलकर एक नया कल्चर पैदा किया। क्या वजह थी कि संस्कृत हिंदुस्तान की लोक भाषा नहीं बन पाई और आम आदमी की भाषा भी नहीं बन पाई और सरकारी भी नहीं बन पाई? कभी भी नहीं बनी। क्यों? अब ये तो वो लोग बता सकते हैं जो उस समय थे। लेकिन आप अध्येता तो आप ही हैं। नहीं तो संस्कृत नाटकों में जो अनुचर होते हैं, जो नीचे का वर्ग होता है, वो संस्कृत नहीं बोलता है। हाँ। वो प्राकृत बोलता है। कहीं उसके संवाद संस्कृत में नहीं होते हैं। हाँ। इससे ये मतलब है कि जन भाषा तो संस्कृत यहाँ कभी भी नहीं रही, राजभाषा रही। राजभाषा रही, पढ़े लिखे परिवारों की भाषा रही। इसको कुछ बताइए कि कैसे प्राकृत भाषा रही? प्राकृत यहाँ की जो जनसाधारण की भाषा थी वो प्राकृत ही थी। जो संस्कृत के नाटक हैं उनमें जो पात्र होते हैं निचले वर्ग के, जो नौकर होते हैं, उनकी भाषा संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृत ही होती। जो नाटक मिलते हैं हमको, जो कालिदास से लेकर अब तक मिल रहे हैं जी, वो संस्कृत के हैं। हाँ, संस्कृत के हैं। लेकिन उनमें जो भाषा वो पात्र बोलते हैं जिनका राजतंत्र से राजस्थान से कोई संबंध नहीं है, या जिनका पद बहुत ऊंचा नहीं है, जिनका सम्मान वैसा नहीं है, वो भाषा प्राकृत होती है, संस्कृत नहीं होती। फिर तो समझना पड़ेगा कि जो लोक भाषा पीछे पीछते चली गई और प्राकृतिक भाषा, लोक भाषा उस समय हुआ करती थी नाटकों में निम्न दर्जे के, वो विकसित होकर हिंदी में कन्वर्ट हो गई पर्शिया के साथ मिलते हुए। लेकिन संस्कृत जस की तस कब्र में चली जाती दिखाई पड़ती है। ये क्या था? जबकि राजभाषा उसका प्रश्रय ज्यादा होना चाहिए था। प्रश्रय मिला। तो क्या एक साजिश के तहत संस्कृत को दबाया गया, राजाओं ने किया? नहीं, उसको कर्मकांड की भाषा बना दिया गया बस। ये कैसे हुआ? राजवंश ने ये नहीं चाहा कभी कि जन भाषा बनने पाए संस्कृत। क्यों? अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने आप को सम्मानित रखने के लिए। इसलिए कि जो शासक वर्ग है वो कभी ये नहीं चाहता है कि शासित भी वही भाषा और वही आचार व्यवहार करे जो वो कर रहा है। लेकिन अंग्रेजी के साथ बिल्कुल अलग रहा। अंग्रेजी ने पूरे विश्व में अंग्रेजी को पहुंचाया बहुत बुरी तरीके से। तो ये क्या चरित्र था? अंग्रेजों ने तो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए हमेशा ये चाहा कि वो उनकी भाषा बन जाए। आपने संस्कृत से अरबी में ट्रांसलेशन का काम किया, क्या जरूरत क्या पड़ी अरबी को? क्योंकि पोलिस आपका कहना है कि अरबी अपने आप में बहुत समृद्ध भाषा है, तो यहाँ से वहाँ ले आने की आवश्यकता की कोई जरूरत, खास मकसद? इंटरेक्शन तो होना चाहिए ना। इंटरेक्शन से बातचीत, संस्कृतियों का चाहिए। लेकिन वहाँ से अरबी से यहाँ लाने की कोई कोशिश की आपने? हाँ, बहुत की। जैसे यहाँ हिंदी में ही हमने ज़्यादातर अनुवाद किए हैं अरबी की कहानियों के। अरबी की कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। जी जी। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपने 86-87 से शुरू किया और 13 तक आपने काम किया। जो अरबी के छात्र हैं आप रहे, वो सारे मुस्लिम होते हैं या हिंदी भी होते हैं? हिंदू तो कभी एक आध कोई आता है, इसलिए बैकग्राउंड तो होता नहीं। भाषा के लिए बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। जबकि उर्दू में ज्यादा भीड़ होती। हाँ, उर्दू में तो होती है। उर्दू में तो लेक्चरर भी होते हैं। तो ये जो ख्वाजा यूनिवर्सिटी है जी, ये ज्यादा समृद्ध है अरबी के मामले में? नहीं। क्यों? नहीं, कैसे समृद्ध है भाई? वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं है। मैं कुछ थोप नहीं रहा हूँ। हाँ, नहीं तो नहीं है। वैसे भी अपने लखनऊ विश्वविद्यालय से आगे तो हम किसी को नहीं होने देंगे। अच्छा। आप इसको चाहे पक्षपात कहें या कुछ कहें, जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त की है जी। अपने विद्यालय को तो ऊपर ही रखेंगे। व्याकरण एक ही है जैसा है अरबी का भी और संस्कृत का भी, लेकिन इन सीखने के लिए बेहतर भाषा कौन सी है? भाषा बेहतर अरबी है। बेहतर है वो, इसलिए कि संस्कृत बहुत क्लिष्ट है। चाइनीज के बीच में रखेंगे? नहीं, व्याकरण के लेवल पर बहुत क्लिष्ट है। हाँ। इसको सरल किए जाने की संभावना है? हाँ, अब तो यही अब जो पैटर्न है वो तो यही है कि सरलीकरण किया जाए। कैसे करेंगे संस्कृत? क्योंकि यहाँ जो राजभाषा है आपकी, शासनाधीश होते हैं,
उसको आम आदमी समझ नहीं पाता, ना। बड़े अच्छे खासे अधिकारी भी नहीं समझ पाते हैं कि उसका कहना क्या चाहते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में जब भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो हिंदी को कैसे समझेंगे? ये तो शासन का वो है ना कि आम आदमी तक वो बात वैसे ना पहुंचे कि उसका अपना अर्थ निकालने लगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो इस साजिश और या कमजोरफी बेवकूफ़ी जो राजवंशों ने संस्कृत को दबाने के लिए किया, वही अब हिंदी के लिए राजभाषा के तौर पे किया जा रहा है? अब साजिश ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कमजोरफी कह दीजिए, बेवकूफ़ी या मूर्खता कर दीजिए। हाँ, मूर्खता ही है। हाँ हाँ। ये प्रयास किया जा रहा है कि भाषा को जन साधारण से अलग कर दिया जाए, क्योंकि जो राजआज्ञाएं होती हैं वो आम आदमी की समझ में आसानी से आती नहीं। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अपने आप को अलग रखने के लिए। तो शासक वर्ग कभी भी नहीं चाहता कि जनसाधारण उस जैसा वो बन जाए या जनसाधारण वहाँ तक पहुँच पाए, शासन कोई भी हो। तो ये हैं नसीम सिद्दीकी जी, डॉक्टर हैं और प्रोफेसर रह चुके हैं अरबी भाषा लखनऊ विश्वविद्यालय में। कई मसलों पर खुद असहमत के बावजूद हम मानते हैं कि एक अद्भुत ज्ञान दिया है इन्होंने, नसीम जी ने। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती लिए कुमार सोहेल को इजाज़त दीजिए।